हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंट के क्लासेस लेके आऊंगी। उसी सीरीज में मैं अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के लिए ये चैप्टर 24 मार्क्स का है जिसे हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। इस चैप्टर में जो बेसिकली हमें करना है वो 4 चीजें करनी है। एक तो हमें कंपनी की क्या बनानी सीखनी है, बैलेंस शीट, कि हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, राइट। फिर हमने इसमें सिखानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फाइन। तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है, इसमें कुछ रेशोज करनी है। सारी वही रेशो नहीं है जो 12th वाली थी, कुछ अलग है, कुछ 12th वाली नहीं है। तो रेशो एनालिसिस करना है। एंड इस सीरीज में जो 4th चीज करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे है तो वो रेशो एनालिसिस का पार्ट ही, पर अलग से क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें आपको अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पे कितना कमाया जा रहा है वो निकालना है। तो ये जो 4 टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक आपके 24 मार्क्स के रेडी होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे डिजाइन होगा और बाकी 9 मार्क्स का क्वेश्चन इससे डिजाइन होगा। आपके जो फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में इसी का क्वेश्चन आएगा और इसमें 4 डिफरेंट टॉपिक आपको करने हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपनी बैलेंस शीट से, कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है कंपनी की। पहली बात, 12th वाली उस बैलेंस शीट को भूल जाओ जिसमें इधर की साइड एसेट होती थी और ये वाली आपकी लायबिलिटीज होती थी। बच्चों, ये बच्चों वाली बैलेंस शीट थी। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, आपको कंपनीज की बैलेंस शीट सीखनी है। और कंपनीज की बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, हमें उसी फॉर्मेट में ये बैलेंस शीट बनानी है। फाइन। इस बैलेंस शीट में अगर हम इस बैलेंस शीट की बात करें, अगर हम इस बैलेंस शीट की बात करें तो इस बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे? पहले लायबिलिटीज, हेडिंग डालनी है लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, लायबिलिटीज के अंदर फिर दोबारा से हेडिंग डालनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। थोड़ी देर के लिए रटते जाओ, फिर समझाऊंगी भी क्या चीजें हैं ये। पहले हेडिंग डालनी है क्या? लायबिलिटीज। देन आपको हेडिंग डालनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब बच्चों, इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज को आपको करना है 4 पार्ट में डिवाइड। कितनी पार्ट्स में डिवाइड? 4। अभी हम कौन सी साइड दिखा रहे हैं बताओ? लायबिलिटी साइड। अभी हम एसेट साइड की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लायबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं और फिर हम किसकी बात करेंगे? एसेट साइड की बात करेंगे। तो यहां हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसको? इक्विटी एंड लायबिलिटीज को। पहला पार्ट होगा इसमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बात करते हैं अभी क्या क्या चीज है। इसका दूसरा पार्ट होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट, ये इसका दूसरा पार्ट जाएगा। पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरा पार्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा पार्ट जाएगा इसका नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। और इसका चौथा पार्ट जाएगा करंट लायबिलिटी। आपको बात समझ में आई? यस मैम। थोड़ी देर के लिए रट्टा लगाओ। इसका पहला पार्ट जो होगा दैट इज शेयर होल्डर फंड, दूसरा पार्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा पार्ट नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा पार्ट करंट लायबिलिटी। ये दोनों जो होते हैं ना, ये होते हैं इंटरनल इक्विटी। कौन सी इक्विटी? इंटरनल इक्विटी, मतलब घर वालों का पैसा। और ये दोनों होती है दैट इज एक्सटर्नल इक्विटी, यानी कि बाहर वालों का पैसा। समझो मेरी बात, समझो। अगर आपके पापा से आपने उधार पैसा मांगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इक्विटी, क्योंकि वो आपके अपनों से मांगा। और अगर अपने फ्रेंड से पैसा उधार मांगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इक्विटी, क्योंकि वो आपने बाहर वालों से मांगा। इसी तरीके से कंपनी जब अपने ऑनर से पैसा लेती है ना, तो उसे कहते हैं इंटरनल इक्विटी। और जब बाहर वालों से पैसा लेती है उधार, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इक्विटी। जो घर वालों का कर्जा है दैट इज इंटरनल इक्विटी। तो पहले जो 2 हेड हैं
वो इंटरनल इक्विटी के लिए हैं, और बाद के दो हेड हैं वो एक्सटर्नल इक्विटी के लिए हैं, घर वालों का कर्जा और बाहर वालों का कर्जा। पहले दो हेड किसके लिए हैं? इंटरनल इक्विटी के लिए, और बाहर के दो हेड एक्सटर्नल, मतलब समझ गए? ओके फाइन, ठीक है बच्चों। अब मैम ऐसा क्यों किया इन लोगों ने कि घर वालों का कर्जे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बाहर वाले के कर्जे को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? देखो रट्टा तो आपने इस फॉर्मेट को 12th क्लास में भी होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों किया। सुनो, आपको पता है, अगर आपको 12th क्लास से याद हो, जब शेयर पैसा आता है तो पहले मंगवाते हैं एप्लीकेशन मनी। कौन सी मनी? एप्लीकेशन मनी। फिर मंगवाते हैं अलॉटमेंट, देन मंगवाते हैं फर्स्ट कॉल, देन मंगवाते हैं सेकंड कॉल, एंड सो ऑन थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कितनी भी मंगवा सकते हैं। एक एप्लीकेशन मनी मान लिया 2 रुपए है, जब शेयर होल्डर देता है ना, तो वो सिर्फ अप्लाई करता है शेयर खरीदने के लिए कि मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ। सपोज करो ये कंपनी है, ये कौन है? कंपनी। और ये कौन है? शेयर होल्डर। जब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी भेजी कंपनी को, तो उसने सिर्फ अप्लाई किया कि भैया मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूँ। अब कंपनी इसको शेयर इशू करेगी या नहीं करेगी, वो इसकी मर्जी है कंपनी की। अगर कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी भी मंगवा लेती है, कहती है कि भैया तू अलॉटमेंट मनी भी दे दे, तो इसका मतलब उसने, कंपनी ने इस शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए हैं। और अगर अलॉटमेंट मनी नहीं मंगवाती है, तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है, इससे शेयर होल्डर का पक्का नहीं है कि वो शेयर होल्डर कंपनी का बनेगा भी या नहीं बनेगा। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो आप एडमिशन फॉर्म डाल के अप्लाई ही तो करते हो ना। कंफर्मेशन तो उनकी तरफ से बाद में आती है कि आपका एडमिशन हो चुका है। सिमिलरली जब शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी सेंड करता है, तो वो अप्लाई करता है, कंफर्मेशन बाद में आती है जब अलॉटमेंट मनी भी मंगवाई जाती है। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवाई जाती है ना अलॉटमेंट मनी, तब वो शेयर होल्डर बनता है। उससे पहले वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनता है। शेयर होल्डर का मतलब ओनर होता है। आई होप आप इतना तो जानते ही होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इसको क्या कहने वाली हूँ। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समझाया, ऐसा क्यों हो गया कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया? देखिए, ये है शेयर होल्डर फंड, यानी कि इन लोगों ने पैसा दे चुका है, ये कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं। और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इनका मतलब एप्लीकेशन का पैसा आया है, अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, मतलब इनका शेयर होल्डर बनना बाकी है। मतलब देखा जाए तो ये बन चुके ओनर है, बन चुके ओनर है, समझे? और ये क्या है? फ्यूचर के ओनर है। जब ये ओल्ड शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा भी देने गया, अभी पेंडिंग अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट का पैसा देना बाकी है, तो जब ये शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा भी दे देंगे, तो ये कंपनी के क्या बन जाएंगे बताओ? ओनर बन जाएंगे। अब समझ में आया कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों हुआ शेयर होल्डर का पैसा? ये वो है जो कंपनी में ओनर बन चुके हैं, और ये वो है जिनका ओनर बनना बाकी है, क्योंकि इनका अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है। बाकी क्यों है? क्योंकि हो सकता है एप्लीकेशन का पैसा ही मार्च महीने में मंगवाया हो, अलॉटमेंट का पैसा अप्रैल महीने में मंगवाना है। बैलेंस शीट तो आपको पता है 31 मार्च को बनती है, तो 31 मार्च से पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगवा लिया है, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा भी अप्रैल में आएगा, तो इनका शेयर होल्डर बनना बाकी है। अंडरस्टूड मैम, समझ गए कि ये बन चुके ओनर है और ये बन फ्यूचर के ओनर है। मैम बाहर वालों का, ये घर वालों का पैसा हो गया, ये किसका पैसा हो गया? घर वालों, यानी ओनर इक्विटी। समझे या नहीं समझे? अब मैम बाहर वालों के पैसे को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? देखो बच्चों, बाहर वाले के पैसे को दो पार्ट्स में से डिवाइड किया। ये है नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब 12 मंथ से ज्यादा का कर्जा, 12 मंथ से ज्यादा का कर्जा। और ये है करंट लायबिलिटी, यानी जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर करनी है। समझ गए या नहीं समझ गए? है ना? तो इसलिए बाहर वाले के कर्जों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि जिनकी पेमेंट 12 महीने से ज्यादा में करनी है वो नॉन करंट हो गई, और जिसकी 12 महीने से अंदर करनी है वो क्या हो गई? करंट हो गई। समझे कि नहीं समझे? तो अब हमारा क्लियर हो गया कि मैम बैलेंस शीट को 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया, लायबिलिटी साइड को। पहली दो साइड घर वालों के लिए, बाद की दो हेडिंग बाहर वालों के लिए। ये वो जो ओनर बन चुके हैं, ये वो जिनका ओनर बनना बाकी है, ये वो कर्जा बाहर वालों का जो जिनकी पेमेंट 12 मंथ्स के बाद करनी है, यानी लंबे समय में करनी है, 2-3 साल के बाद, और ये वो पेमेंट है जिनकी 12 महीने के अंदर करनी है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। अब शेयर होल्डर फंड को वापस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया।
मैडम क्या पंगा है बेटा, ये है शेयर होल्डर फंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है शेयर कैपिटल और दूसरा पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों प्लीज देखिए, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे की बात करेंगे, पहले इसको समझ लो। शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर होल्डर ने लगाया है, और रिजर्व एंड सरप्लस जो जो कंपनी ने कमाया है। समझो मेरी बात, समझो। अगर सपोज करो मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज लगाए हैं और उससे 5 लाख रुपीज कमाए हैं, तो जो 10 लाख रुपीज लगाए हैं वो शेयर कैपिटल है, और जो 5 लाख रुपीज कमाए हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस है। जो लगाया है दैट इज शेयर कैपिटल, जो कमाया है वो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और अब इसका तीसरा पार्ट है, वो है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये इसका तीसरा पार्ट है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जैसे शेयर कैपिटल होती है वैसे ही शेयर वारंट होते हैं। पर क्या होता है, शेयर कैपिटल में तो शेयर इशू हो गए होते हैं, और शेयर वारंट अभी वारंट फॉर्म में इशू हुए हैं, बाद में चाहे तो इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल में। समझे, कन्वर्ट करवा सकते हैं इनको शेयर कैपिटल में, अभी वारंट फॉर्म में इशू करते हैं। क्यों बच्चों, वारंट किनको इशू करते हैं, जैसे सपोज करो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसको कंपनी में 100 करोड़ रुपया लगाना है। कितने करोड़ रुपए लगाने हैं, 100 करोड़ रुपीस लगाने हैं। अब उसको 10 करोड़ शेयर खरीदने पड़ेंगे। कितने के बताओ, 10 के। 10 करोड़ शेयर 10 के खरीदेगा तभी वो 100 करोड़ रुपए लगा पाएगा। अब 10 करोड़ शेयर तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको शेयर कैपिटल इशू ना करके शेयर वारंट इशू कर दिया जाता है, कि बाद में वो, अभी तो 100 करोड़ का एक ही वारंट ले लो, बाद में चाहो तो उसे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा लेना। होते शेयर कैपिटल वाले भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, दोनों ओनर है। पर इनको क्या है, इनको 10-10 रुपए का शेयर इशू किया जाएगा, 20 रुपए का, 30 रुपए का। मान लिया आप किसी को 50,000 रुपए ही लगाने हैं, तो उसको 5,000 शेयर इशू कर दिए जाएंगे 10 के, तो 50,000 रुपए लगा देगा, तो वो शेयर कैपिटल में लगाएगा। लेकिन अगर किसी को 500 करोड़ रुपए लगाने हैं, तो शेयर इशू को इशू करने मुश्किल हो जाते हैं, तो हम उसको इकट्ठा शेयर वारंट इशू कर देते हैं, बाद में चाहे तो वो शेयर कैपिटल में अपने आप को कन्वर्ट करवा सकता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया कि 3 चीजें होती हैं। पहले कितनी हेडिंग बनाई बताओ मैंने, 4। पहले कौन कौन सी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये ओनर बन चुके हैं, इनका ओनर बनना बाकी है। ये 12 महीने से ज्यादा का कर्जा, ये 12 महीने से कम का कर्जा। फिर शेयर होल्डर फंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल में शेयर इशू हो चुके हैं, वारंट में वारंट इशू हुआ है, बाद में चाहे तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करा सकते हैं। समझ में आया, ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। अब नॉन करंट लायबिलिटी में पहला पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका पहला पार्ट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसका पहला पार्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझो प्लीज मेरी बात ध्यान से समझो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होता है, अच्छा एक बात बताऊं, ये इसका ना जो नोट नंबर बनेगा वो 1 बनेगा, इसका नोट नंबर बनेगा 2 बनेगा। मतलब इनको अभी हमें अलग अलग भी डिस्कस करना है, शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को, है ना, और इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग को अभी डिस्कस करेंगे, डीप में भी डिस्कस करेंगे, एक एक नोट बना के। 28 नोट्स बनने हैं ऐसे करके आपके। अभी तो मैं मोटा मोटा समझा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाना है, बाद में हम लोग इनके अलग अलग नोट्स भी बनाएंगे, समझ गए। तो अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझते चलो, फिर जब नोट बनाएंगे तो बहुत डीप में समझते चलेंगे चीजों को। सबसे पहला क्या है बताओ, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होती है, लंबे समय के लिए कैश उधार लेना। लंबे समय के लिए कैश किससे उधार लेते हैं बताओ, बैंक से ले लेते हैं, बैंक लोन ले लेते हैं। और थोड़े समय के लिए होता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट उठा लिया। लोन लेते हैं तो लंबे समय के लिए लेते हैं, ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो थोड़े समय के लिए लेते हैं, या कहते हैं लोन रिपेबल ऑन डिमांड। अगर लोन हमने ऐसा उठाया जिसकी रिपेमेंट करनी है, जब बैंक हमें डिमांड करेगा तुरंत ही करनी है हमें, तुरंत, मतलब बैंक हमें 2 महीने का नोटिस देगा, हमें तुरंत पेमेंट करनी है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा। और जिसकी पेमेंट 5 ईयर में, 6 ईयर में, 10 ईयर में बैंक लोन होता है, तो वो किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में बहुत चीजें आती है, अगर आपको 12th का याद हो, डिवेंचर, बैंक डिपॉजिट, बैंक लोन, वो सब कुछ जाता है, लेकिन वो हम डीप में जब इसका नोट बनाएंगे ना तो सब कुछ करेंगे। गॉट इट। तो ये क्या हो गया बताओ, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और ये हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग। मैम क्या इनके नोट नहीं बनाएंगे, नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई आइटम नहीं आता। देखो जिसके अंदर 2-3 आइटम आते हैं ना उसके नोट बनाएंगे। जैसे शेयर कैपिटल में
इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है, ऑथराइज इशू पता नहीं कौन कौन सी कैपिटल आती है, तो इसलिए इसका नोट बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, कोई और अदर रिजर्व आता है, तो इसलिए इसका नोट बनेगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में अंदर 2-3 आइटम नहीं होते, अपने आप में ये इंडिविजुअल आइटम है, तो इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर भी कुछ नहीं होता, ये अपने आप में इंडिविजुअल आइटम है, तो इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बहुत सारे आइटम आते हैं, जैसे कौन कौन से आइटम आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, आते हैं डिबेंचर्स आते हैं, बैंक लोन आते हैं, तो इसका नोट बनाएंगे। अभी ज्यादा टेंशन मत लो, जब नोट बनाएंगे तब समझेंगे इनको। फिलहाल आप इनका मतलब समझ लो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है जो लंबे समय के लिए उठाया गया कर्जा होता है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है थोड़े समय के लिए। अब जैसे कैश क्रेडिट ले लिया, हाथ उधारी जैसे कहते हैं, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। और बैंक लोन ले लिया तो वो लंबे समय के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। इसका जो दूसरा हेड है ना, बी हेड है, वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैम इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो आपको इसका मतलब जानने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसका नोट नहीं बनेगा, इसका नोट नहीं बनेगा। यहां हमने लिखा नोट नंबर, और यहां हम इसकी जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आएगी वो लिखेंगे, जो एक डैश लग रहा है ना, जैसे ये शेयर कैपिटल 1 लाख कैलकुलेट होके आया नोट नंबर 1 से, तो हम यहाँ 1 लाख लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख कैलकुलेट होके आया, तो हम यहाँ 2 लाख लिख देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिखी जाएगी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट की। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की भी डायरेक्ट अमाउंट लिखी जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट नंबर बनाएंगे, नोट नंबर 3, और उसका जो टोटल होके आएगा वो यहाँ लिख देंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी नोट नहीं बनता, डायरेक्ट अमाउंट दी होगी 5 लाख रुपीज, तो डायरेक्ट हम किस में डाल देंगे? बैलेंस शीट में। 5 लाख मैंने एग्जांपल बोला है, 5 लाख ही नहीं, मतलब जो भी दिया हो वो आप डायरेक्ट यहाँ डाल दोगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का वैसे तो मतलब जानने की जरूरत नहीं है, बट इन केस आपको इंटरेस्ट हो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब जानने की, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सीए फाइनल के सिलेबस में है। आपके ना बीकॉम, एमकॉम, एमबीए कहीं नहीं पढ़ोगे आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो आपको थोड़ा सा देखो। ये होता है इनकम टैक्स, क्या होता है? इनकम टैक्स। और ये होता है अकाउंट्स। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होती है। मान लिया दोनों में सेल हुई 1 लाख, तो डेफिनेटली अकाउंट्स में भी सेल 1 लाख ही होगी। सेल अलग अलग थोड़ी ना हो सकती है, सेल तो दोनों में क्या होगी? सेम। मान लिया दोनों में परचेज हो गई 30, अब आपको पता है सेल में से परचेज माइनस करनी पड़ेगी तभी प्रॉफिट निकलता है, तो यहाँ भी परचेज 30 हो गई, सेल में से परचेज माइनस करनी पड़ेगी तभी प्रॉफिट निकलता है। मान लिया यहाँ पे रेंट गया, कितना रेंट गया? 10, तो यहाँ पे भी रेंट कितना जाएगा? 10, वो अलग तो जा नहीं सकता। लेकिन डेप्रिसिएशन दोनों में अलग अलग लगता है, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, भी 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता है ब्लॉक ऑफ एसेट से। किससे लगता है? ब्लॉक ऑफ एसेट से। और यहाँ पर तो आपको पता है अकाउंट्स में एसएलएम या डब्ल्यूडी भी फॉलो होता है ना? डेप्रिसिएशन 10th 11th में पढ़ा ही था। अकाउंट्स में एसएलएम और डब्ल्यूडी भी फॉलो होता है, जबकि इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन का एक अलग सिस्टम होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट। आपको इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है, पर ये समझ लो 3rd सेमेस्टर में हम सीखेंगे इसका मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, समझे? यहां पर जो है डेप्रिसिएशन लगा आपका 10,000, कितने का? 10,000 का। समझे कि नहीं समझे? ओके। और यहां पर लगा सिर्फ डेप्रिसिएशन, चलो यहाँ पे 20 का लगा देते हैं, क्या राउंडिंग ऑफ कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पे 20 का लगा, यहाँ पे 10 का लगा। अब माइनस करके नेट प्रॉफिट आ गया। हमने डेप्रिसिएशन अलग अलग मेथड से निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड से निकाला तो 20 का लगा, यहाँ पे एसएलएम डब्ल्यूडीवी से निकाला तो 10 का लगा। मान लिया, मान के चल रहे हैं हम, ये सारी फिगर हमारी इमेजनरी है। 1 लाख में से 30 और 10 40 और 20 60 माइनस कर दिया, टोटल 60 हो गया ना, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 40। समझ में आया ना कैसे आया? अरे भाई तुम लोग है ना बिल्कुल निकम्मे बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, सॉरी। ऐसे में 1 लाख माइनस 30,000, जब मैं निकम्मा बोलूं तो मैं तुम समझना प्यार से बोल रही हूँ। 30,000, 10,000 और 20,000, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट 40,000। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। 1 लाख में से 30 40 50, 50 माइनस किया तो 50 आया, 50 आया। दोनों में प्रॉफिट अलग अलग आया। अब टैक्स वाले मान लिया टैक्स लेते हैं 30%, तो 40,000 का 30% हो गया 12,000, और 50,000 का 30% हो गया 15,000। भाई 5 3 15 है ना?
हम इनकम टैक्स वाले तो हम 12,000 टैक्स लेके जा रहे हैं, पर हमारे मुताबिक टैक्स कितना बन रहा है 15,000, तो हमारे मुताबिक टैक्स ज्यादा बन रहा है। तो ये जो 3,000 जो टैक्स का डिफरेंस है ना, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। पर आपको पेपर में ये सारी कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी। पेपर में आपको डायरेक्ट बोल देंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3,000 की है, तो वो आपको उठा के अपनी बैलेंस शीट में डालनी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए? इसका भी पार्ट होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब गुड्स उधार ली, क्रेडिटर। ट्रेड पेबल यानी कि हमने क्या उधार ली, गुड्स। देखो ना मेरी बात समझो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कैश उधार लिया लंबे समय के लिए, कैश उधार। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी हमने कैश उधार लिया, लेकिन थोड़े समय के लिए। और ट्रेड पेबल में हमने गुड्स उधार ली। करेंगे हम ट्रेड पेबल को भी अलग से करेंगे, टेंशन मत लो। पर ट्रेड पेबल में हमने क्या उधार ली बताओ, गुड्स उधार ली। गुड्स को हमने क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है। इसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आते हैं, इसको जब उठाएंगे तब करेंगे, राइट। उसके बाद जो इसका अगला है, थर्ड है, वो है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो इन दो में नहीं आ पाई, ए और बी में, और इसमें आएगा अदर करंट लायबिलिटी। वो करंट लायबिलिटी जो इन दोनों में नहीं आ पाई, ए और बी में। ऐसी कौन सी लायबिलिटी होती हैं जो इन दोनों में नहीं आ पाई इसमें आएगी, और जो इन दोनों में नहीं आ पाई इसमें आएगी? जब हम इनके नोट्स उठाएंगे तब करेंगे। अभी भी टाइम लगाऊं, फिर नोट्स पढ़ाते हुए भी टाइम लगाऊं, तो वीडियो लेक्चर्स फिर बहुत लंबे हो जाते हैं। ऑफलाइन क्लास हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर वीडियो लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, तो तभी इकट्ठा कर लेंगे, है ना। और इसका जो डी पार्ट है वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लंबे समय के लिए प्रोविजन बनाया। जैसे रिटायरमेंट के पे किसी को पैसा देना है, आपके यहाँ एम्प्लॉइज हैं, आपको रिटायरमेंट पे पैसा देना है, तो वो किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि रिटायरमेंट होगी 10 ईयर के बाद, 15 ईयर के बाद, 40 ईयर के बाद। और इसमें आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर करनी है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करनी है, तो ये किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैम अभी तो टैक्स आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में बताया था, अब आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बता दिया। देखो बच्चों, जो इस साल हमने कमाया, उस एग्जांपल में जाते हैं, हमें ये जो 12,000 टैक्स देना है वो तो इसी साल देना है, तो वो किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और जो इन दोनों का 3,000 का डिफरेंस है वो किस में जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। मतलब अकाउंट्स के 15,000 है ना टैक्स के, अकाउंट्स के कितने हैं टैक्स के, अकाउंट्स में टैक्स कितना आ रहा है 15, तो उसमें से 12 इनकम टैक्स वाला टैक्स है, वो चला जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, क्योंकि उसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी है। और जो 3,000 का जो डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में चला जाएगा। पर मैं फिर बोल रही हूँ, आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। आपको सिंपल क्वेश्चन बताएगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देना, और आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की है उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में डाल देना। कैलकुलेशन तो मैंने फिर भी आपको बता दी, क्योंकि आपके मन में ना क्वेश्चंस जगते रहते हैं कि मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। स्कूल में भी टीचर क्लियर नहीं करते थे आपके 12th क्लास, वो कहते थे बस रट लो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग करंट लायबिलिटी में जाएगा, बेटा बस रट लो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है करंट लायबिलिटी में जाता है। और सेम सिचुएशन मैं आपके लिए जनरेट कर दूं, मैं भी कहूँ रट लो, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना। आपके टीचर आपको रटवाते थे स्कूल में भी, थर्ड बुक में याद है ना, ये चैप्टर होता था कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, रट लो बेटा, मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट, रट लो बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी में जाएगा। स्कूल में भी टीचर इतना मीनिंग क्लियर नहीं करते थे, और मैं भी सेम पैटर्न पे निकल जाऊं आपके साथ, तो आपके साथ तो फिर आपको समझ में कब आएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ बच्चों कि जब नोट्स उठाएंगे ना इन सबके, तो हम इन सबको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। हाँ ये बात अलग है, हमें सबका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आइटम दिए होंगे ना, हम सिर्फ उसी का नोट्स बनाएंगे, बाकियों का नोट्स नहीं बनाएंगे। तो बताओ किस किस का नोट बनाना है? हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट नंबर 4। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का नोट बनाना पड़ेगा, नोट नंबर 6। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट नंबर 7। ट्रेड पेबल का नोट बनाने का पड़ेगा, है ना। अदर करंट लायबिलिटी का नोट बनाना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट बनाना पड़ेगा। बच्चों नो नोट्स तो हमारे लायबिलिटी साइड के ही बनेंगे। तो चैप्टर ये 24 मार्क्स आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं बच्चों, समझो। 28 नोट बनाना सीखना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको रेशोज करनी है,
देन आपको ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकालना सीखना है, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। तो बेशक 24 मार्क्स यूनिट से मेहनत कराएगी, लेकिन फिर भी फर्स्ट यूनिट से बेटर है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 15 मार्क्स के लिए वहां पर आपको 6 चैप्टर करने हैं। ये फिर भी वेटेज मतलब मेहनत इसमें कम है। समझे कि नहीं समझे? तो अभी तक मैंने क्या कराया, लायबिलिटीज को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग लीगल अलॉटमेंट, नॉन करंट और करंट। फिर शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट्स, नॉन करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट्स और करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट। ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड। अब इसके नीचे नीचे ही हमें करनी है कौन सी साइड शुरू, एसेट साइड शुरू। इसी के नीचे हमें मूव करना है कौन सी साइड पे, एसेट साइड पे। आपको पता है एसेट जो है ना वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। कौन कौन सी 2 पार्ट्स, एक नॉन करंट एसेट्स जो 12 महीने से ज्यादा के लिए लेते हो, और एक आपकी होगी करंट एसेट्स। आप लोगों को अगर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स के का डिफरेंस नहीं पता, तो आप लोगों को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे को नॉन करंट और करंट का डिफरेंस पता है। आई होप आपको सबको पता होगा, वैसे तो सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। समझे कि नहीं समझे? तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट बच्चों, नॉन करंट एसेट्स के 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है प्रॉपर्टी प्लांट, मैं इसको व्हाइट से कर देती हूँ, व्हाइट से कर रही थी मैं ABCD। इसके 5 पार्ट हैं। पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रॉपर्टी आएगी यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आएगी ऑफिस के इक्विपमेंट जैसे ऑफिस का टाइपराइटर वगैरह, और इंटेंजिबल एसेट यानी कि गुडविल आएगी। तो ये पहला पार्ट हो गया। इसका अगला पार्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो आपने लंबे समय के लिए की है, मतलब आपने किसी लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया, या किसी लंबे समय के लिए आपने कोई मशीनरी में पैसा डाल दिया, या किसी शेयर्स में पैसा डाल दिया, डिवेंचर्स में पैसा डाल दिया, कहीं भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदते हो ना, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आती है। उसके बाद इसमें आएगी डेफर्ड टैक्स एसेट। ओहो मैम, अभी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब ही समझ में नहीं आया था, आपने एक नया कॉन्सेप्ट और ला दिया, डेफर्ड टैक्स एसेट। कुछ नहीं है डेफर्ड टैक्स एसेट। सुनिए, अगर सिचुएशन उल्टी होती ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10 होता, यहाँ पे 20 होता, तो ये प्रॉफिट 50 होता, ये 40 होता। तो जब इसका टैक्स 15 आता, इसका टैक्स 12 आता, तो जब इनकम टैक्स का टैक्स ज्यादा आए और अकाउंट्स का टैक्स कम आए, तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेफर्ड टैक्स एसेट। आपको अगेन मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है डेफर्ड टैक्स एसेट का, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएगा, आपको सिर्फ लर्न करना है डेफर्ड टैक्स एसेट कितने की है। समझे कि नहीं समझे? अगेन आपको मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। किसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है? डेफर्ड टैक्स एसेट का। ठीक है, इसका नोट नंबर आपका 10 बन जाएगा। अभी देखते हैं इसका 10, रुक जाओ, अभी नोट नंबर बाद में डालूंगी, इकट्ठे डालूंगी। डेफर्ड टैक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड टैक्स एसेट, समझे? इसके अगले हेड में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अच्छा ये लोन लिए हैं कि दिए हैं? दिए हैं। अगर लिए होते तो आपकी लायबिलिटी होती, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती। अगर आपने लोन लिया होता तो वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती। ये आपने लोन दिया है तभी ये आपकी एसेट्स है। और इसके ई पार्ट में जो आएगा वो आएगा अदर नॉन करंट एसेट। सिंपल, जिसका कोई सहारा नहीं उसका कौन सहारा, है ना, अदर नॉन करंट एसेट। जो ए में नहीं आया, बी में नहीं आया, सी में नहीं आया, डी में नहीं आया, वो किस में जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट। डीप में भी करेंगे अदर नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, पर कब करेंगे, जब नोट्स बनाएंगे। समझ गए? एक एक के नोट्स बनाएंगे, 9 नोट्स में अलग से बनाने सिखाऊंगी, और बाकी जो नोट्स में नहीं है उनको भी अलग से समझाऊंगी, चिंता मत करो, है ना। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट में आएगा। अब प्रॉपर्टी प्लांट के भी 4 पार्ट होंगे। ओ मैम कितने पार्ट है? इसका पहला पार्ट है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम टच करेंगे वो कौन सी एसेट है, टेंजिबल। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल, फर्नीचर, जिसको इस बोर्ड को मैं टच कर सकती हूँ, इस बोर्ड को मैं टच कर सकती हूँ, तो ये मेरी कौन सी एसेट है, टेंजिबल एसेट है। समझ गए या नहीं समझ गए? राइट ना। उसके बाद अगली एसेट है इनटेंजिबल एसेट।
जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मेरी मार्केट में गुडविल है, इज्जत है, तो वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट। मैगी की मार्केट में गुडविल है, तो वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट। समझे कि नहीं समझे? थर्ड में आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें वो टेंजिबल एसेट आएंगी जो आधी अधूरी बनी पड़ी है। मतलब समझो, बिल्डिंग पूरी बन गई है तो टेंजिबल एसेट, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ा हो गया है, थोड़ा होना बाकी है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इसका फोर्थ पार्ट होगा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट मतलब वो इनटेंजिबल एसेट जो अभी इनकम्प्लीट है। मतलब सॉफ्टवेयर पूरा बन गया है तो इनटेंजिबल एसेट, और सॉफ्टवेयर की कुछ प्रोग्रामिंग लिख रही है, कुछ प्रोग्रामिंग बननी बाकी है, तो इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर बिल्डिंग पूरी बन गई है दैट इज टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग बननी बाकी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सॉफ्टवेयर पूरा बन गया है तो इंटेंजिबल एसेट, सॉफ्टवेयर बनना बाकी है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के 4 पार्ट होंगे, चारों को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम बाद में, चिंता मत करो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है। डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं भी आ गया है वीडियो रिमाइंड करके देख लो, नहीं फिर भी आए तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया, वेल एंड गुड। फिर भी समझना है, दोबारा पीछे जाओ, बैक में जाओ, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा समझ लो। नहीं फिर भी आए तो छोड़ दो, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट डायरेक्ट अमाउंट दी होगी, यहाँ पर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हमने दिए हैं, और अदर नॉन करंट एसेट जो इन चारों में नहीं आएगी। नोट कितने पढ़ेंगे? 10 नो नोट तो ऊपर तक पढ़ गए थे, 9 तक तो ऊपर तक पढ़ गए थे। टेंजिबल एसेट का 10वां, इनटेंजिबल एसेट का 11वां, इसका आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, इसका भी आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का 12वां, डेफर्ड टैक्स एसेट का नोट बनाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का 13, और अदर नॉन करंट एसेट का 14 नोट्स। आपके कितने नोट्स बन गए बताओ यहाँ तक? 14। मुझे बनाने कितने हैं बताओ? बनाने कितने हैं? 28। और अभी हम कितने पे गए हैं बताओ? 14 पे गए हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? अब आ गई आपकी करंट एसेट्स। इतनी लंबी? हाँ, और ये तो सिर्फ बैलेंस शीट है बच्चों, अभी पीएनएल की पिक्चर बाकी है जो अगली वीडियो में होगी, है ना। लेकिन आज की वीडियो में चूंकि आपका स्टार्टिंग की क्लास है, बैलेंस शीट ही करवाऊंगी, और उम्मीद करूंगी इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप पूरा लर्न कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट लर्न करेंगे उसके बाद आपको पीएनएल रटना है, फिर पीएनएल के बाद आपको एडजस्टमेंट्स भी रटनी है। तो बहुत कुछ, अगर आपने आज का काम आज नहीं निपटाया ना तो फिर वो निपटेगा ही नहीं, ये समझ लेना। और सिलेबस बहुत ज्यादा है, 1.5 महीना बहुत कम है इस सिलेबस के लिए। इसके बाद अगला जो है, इसकी अगली जो हेडिंग जाएगी, इसकी जाएगी करंट इन्वेस्टमेंट। प्लीज मेरी बात सुनिए बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप 12 महीने से ज्यादा के लिए करते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 साल के, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, क्योंकि 4 महीने बाद आपको सपोज एक मशीनरी खरीदनी है, तो आप फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो करोगे नहीं, आप लंबे समय के लिए तो इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, छोटी मोटी एक एफडी बना दोगे 4 महीने की, तो वो किस में चली जाएगी? करंट इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद आएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज वो होता है जो आपने बेचने के लिए रखा है ना। जनरल स्टोर पे आटा दाल चावल इन्वेंट्री है, शर्टों की दुकान पे शर्टें इन्वेंट्री है, एक मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन इन्वेंट्री है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो जिसको आपने सेल करने के लिए रखा है वो है इन्वेंट्री। उसके बाद इन्वेंट्रीज के बाद जाएगी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिनसे पैसा लेना है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इन्वेंट्री को बेचोगे तो डेटर नहीं आएंगे? भाई इन्वेंट्री अगर आप उधार में बेच रहे हो, मान लिया आपका जनरल स्टोर है, आटा दाल चावल आप उधार में बेच रहे हो, तो डेटर आएंगे, और डेटर आपके क्या कहलाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल। क्या कहलाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल। फिर ट्रेड रिसीवेबल से मिलेगा कैश। इसका अगला नोट क्या है बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, समझे? समझो, स्टॉक बेचोगे तो डेटर आएंगे, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, उससे डेटर आएंगे, डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल, और डेटर से आएगा कैश। समझ गए? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डीप में भी करेंगे बाद में। इसके बाद अगला है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, समझो मेरी बात समझो। लॉन्ग टर्म में आपने एडवांस दिया था लेकिन लंबे समय के लिए, और शॉर्ट टर्म में दिया है लेकिन आपने थोड़े समय के लिए, तो वो किस में जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। और इसका लास्ट हेड है अदर करंट एसेट। वो करंट एसेट देखो ना,
अदर नॉन करंट एसेट भी था तो अदर करंट एसेट भी है। वो नॉन करंट एसेट जो ऊपर 4 में नहीं आई वो अदर में जाएगी, और वो करंट एसेट जो ऊपर 5 में नहीं आई वो अदर करंट एसेट में जाएगी। सिंपल सा फंडा है। और ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड कंप्लीट हो गई। ऊपर कौन सी साइड थी बताओ? लायबिलिटी साइड। ऊपर कौन सी साइड थी? लायबिलिटी साइड। ये देखो ये ऊपर साइड है, ये लायबिलिटी साइड थी, ठीक है। नो नोट तक लायबिलिटी तक बने थे, और फिर नीचे कौन सी साइड है बताओ? एसेट साइड। समझ गए या नहीं समझ गए? और आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और एसेट साइड क्या करेगी? मैच करेगी। आपकी क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है, क्योंकि आज की क्लास में इतना भी कर लोगे, क्योंकि स्टार्टिंग है तो सफिशिएंट है। आगे थोड़ी लंबी क्लास भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।